हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास की एक चैप्टर उत्तर भारत के राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे और ये प्राचीन इतिहास की अंतिम चैप्टर है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कांची के पल्लव वंश, चोल वंश, इन इतने सारे वंशों के बारे में डिस्कस किए थे। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत के राजवंश। तो इस उत्तर भारत के राजवंश में किन किन वंशों को पढ़ना है, तो इतने सारे वंश उत्तर भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक विकसित हुए। तो इन्हीं सारे वंशों को उत्तर भारत के राजवंश में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है गुजरात का गुर्जर प्रतिहार वंश। 8वीं से 12वीं सदी तक उत्तर में, भारत के उत्तर में इतने सारे वंशों का उदय हुआ, जिसको हम लोग उत्तर भारत राजवंश में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है गुजरात का गुर्जर प्रतिहार वंश, सेकेंड पढ़ना है बंगाल का पाल वंश, थर्ड है मालवा का परमार वंश, फोर है गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश, फिफ्थ है बुंदेलखंड का चंदेल वंश, छठा है कन्नौज का गढ़वाल वंश, सातवां पढ़ना है दिल्ली का चौहान वंश। तो हम लोग मानचित्र में समझेंगे। गुजरात का गुर्जर प्रतिहार वंश 1 नंबर, तो यहाँ लिखे 1 नंबर, तो यहाँ पे गुजरात का गुर्जर प्रतिहार वंश। सेकेंड है बंगाल का पाल वंश, सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ पे है, ये बंगाल है, यहाँ पे पाल वंश। थर्ड है मालवा का परमार वंश, मालवा मध्य प्रदेश में, तो यहाँ थर्ड नंबर मालवा का परमार वंश। चौथा है गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश, यहाँ चौथा लिखे हैं। गुजरात मतलब गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद गुजरात में किस वंश की स्थापना हुई, चालुक्य या सोलंकी वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का चंदेल वंश, एमपी में ही बुंदेलखंड एमपी में है, वहीं पे चंदेल वंश की स्थापना होती है। नेक्स्ट है कन्नौज, कन्नौज है कहाँ, तो यूपी में है, यूपी में गढ़वाल वंश की स्थापना होती है कन्नौज में। लास्ट है दिल्ली, दिल्ली यहाँ पे है, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली में चौहान वंश की स्थापना या चौहान वंश का उदय होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। कहां पे, तो गुजरात में, यहां आप मानचित्र में देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी में कहां की गद्दी पर बैठे, तो उज्जैन की गद्दी पर बैठे और इसने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। एक्चुअली में गद्दी पर तो गुजरात में ही बैठे होंगे, पर अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। कहां बनाया, उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया, गुजरात नहीं बनाया। मतलब उस समय उज्जैन मतलब एमपी का पूरा, इधर राजस्थान इधर गुजरात पर पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। अब ये नागभट्ट प्रथम ने क्या किया, तो ये नागभट्ट प्रथम ने अरबों से युद्ध किया, अरब लोग आक्रमण किया। सारे आक्रमण यहाँ पे होते हैं, आक्रमण जितने भी विदेशी आक्रमण यहाँ से घुसते हैं। तो जब यहाँ से घुसते, यहाँ पे सिंध पाकिस्तान है, तो यहाँ पे पाकिस्तान है, सिंध पाकिस्तान, तो सिंध पाकिस्तान से आगे बढ़ने नहीं दिया। कौन आगे नहीं बढ़ने दिया, तो नागभट्ट प्रथम ने अरबों को यहीं पे रोक लिया, भारत में घुसने नहीं दिया। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है कि अरबों को घुसने नहीं दिया, तो इसकी जानकारी मिलती है ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। तो ग्वालियर अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि नागभट्ट प्रथम ने अरबों को सिंध में ही रोक लिया था, भारत घुसने नहीं दिया था। और नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर अभिलेख के माध्यम से उन्हें मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। तो मलेच्छों का नाशक किस शासक को कहा जाता है, तो नागभट्ट प्रथम किस वंश के संस्थापक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए, तो वत्सराज हुए, मिहिर भोज हुए। तो वत्सराज इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वत्सराज था। नेक्स्ट है वत्सराज से ही रिलेटेड, इसने उपाधि सम्राट की धारण की। यहाँ प्रथम शासक लिखे हैं, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की वो था कौन, तो वत्सराज था। अब नेक्स्ट देखते हैं मिहिर भोज, इस वंश का प्रतापी शासक, शक्तिशाली शासक।
836 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 885 तक रहा। इसने अपने राजधानी उज्जैन से बदल लिया, कहां रख लिया? कन्नौज। और कन्नौज है कहां? यूपी में है। यह एक शक्तिशाली शासक था और मिहिर भोज विष्णु भक्त था। मिहिर भोज किसका भक्त था? विष्णु भक्त था। इसने उपाधि किसकी धारण की? आदि वरह की उपाधि धारण की। किसने? मिहिर भोज ने। किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था। इसके शासन काल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया। किसके शासन काल में? मिहिर भोज के शासन काल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया। नेक्स्ट है, इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? त्रिलोचन पाल हुआ। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक त्रिलोचन पाल और सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज। इसने क्या किया? तो इसने क्या किया? अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज कर लिया और उपाधि क्या धारण की? आदि वराह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है पाल वंश। पाल वंश का उदय होता कहाँ है? तो बंगाल में होता है। यहाँ पे मानचित्र में देख सकते हैं, WB वेस्ट बंगाल में पाल वंश की स्थापना होती है। मैंने यह लिखा है शशांक की मृत्यु के बाद। शशांक से आप लोग परिचित होंगे। वर्धन वंश में क्या किया था? तो हर्षवर्धन की बहन को इसने क्या कर लिया? अपहरण कर लिया था और हर्षवर्धन के जीजा जी को क्या कर दिया था? ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया था। ग्रहवर्मा की हत्या किसने किया था? तो देवगुप्त ने किया था। इसके बाद शशांक की मृत्यु हुई थी और शशांक ने क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, शशांक ने बोधि वृक्ष टेम्पल को, मतलब बोधि वृक्ष पेड़ को कटवा दिया था। जब शशांक की मृत्यु हुई तो बंगाल में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। अराजकता का माहौल पैदा हो गया। कोई राजा था नहीं, तो मनचाहा शासन होता था। तो अंत में क्या किया? एक व्यक्ति गोपाल को उठाकर क्या किया? राजा बना दिया और एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या हुआ? पाल वंश। तो गोपाल नामक व्यक्ति को राजा बनाकर बंगाल में पाल वंश की स्थापना हुई। और जब शशांक वहां पे राज कर रहे थे तो कौन नरेश कहते थे? गॉड नरेश। गॉड नरेश शशांक क्या कहलाते थे? गॉड नरेश शशांक कहलाते थे। और जब शशांक की मृत्यु हुई तब बंगाल में पाल वंश की स्थापना हुई और गोपाल को वहां का राजा बनाया गया। गद्दी पर कब बैठा? 750 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। किसने? गोपाल ने। गोपाल क्या किया? तो गोपाल मठ का निर्माण करवाया। कहां पर? उदंतपुरी में। तो गोपाल ने मठ का निर्माण करवाया। कहां पे करवाया? तो उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया। और इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? बस गोपाल से नहीं पढ़ना है। तो पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल हुए। यह गद्दी पर कब बैठा? तो 770 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब तक रहा? तो 810 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। नेक्स्ट है धर्मपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने विक्रमशील की उपाधि धारण की। विक्रमशील की उपाधि धारण क्यों की? तो इसका कारण यह है कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहां? तो बिहार में है। तो धर्मपाल किस वंश के शासक? पाल वंश के शासक। इसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तब इसका नाम या इसका उपाधि इसको मिली। क्या उपाधि मिली? तो विक्रमशील की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसके बाद कुछ और स्थापना की। सोमपुरी है कहां? तो बांग्लादेश में। वहां पर विहार की स्थापना की। विहार क्या होता है? तो वहां पे बौद्ध भिक्षु लोग बैठ के अध्ययन करते हैं उसे विहार कहा जाता है। ठीक है, वहां पे 100-500 छात्र, बौद्ध छात्र वहां पे बैठ के अध्ययन करते हैं। वहां पर सोमपुरी बांग्लादेश में किसने निर्माण करवाया? तो धर्मपाल ने करवाया था। यहाँ पे दो हो गया, एक तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और बांग्लादेश में विहारों की स्थापना की। किसने? तो धर्मपाल ने। और धर्मपाल ने क्या किया? तो धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांवों को दान दिया। 200 गांवों को दान दिया। किसने? धर्मपाल ने। और धर्मपाल को परम सौगात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम सौगात भी कहा जाता है धर्मपाल को। और धर्मपाल विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांवों को दान में दिया। कितने गांवों को दान दिया? 200 गांवों को दान में दिया। और इस वंश का
एक और शासक हुए प्रतापी, कौन, क्या नाम था? देवपाल। क्या नाम था? देवपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बना। 810 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 850 ईस्वी तक रहा। इसने अपना राजधानी कहां पर की? मुंगेर की। यहाँ पे राजधानी मुंगेर ही था। इसने उपाधि धारण की परम सौगात। इसे परम सौगात कहा जाता था और इसने उपाधि धारण कर ली कि मेरा पिछला राजा परम सौगात कहा जाता था, मैं उपाधि धारण कर लूंगा परम सौगात। और एक प्रतापी शासक था। इसने विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई, विहारों की स्थापना करवाई। देवपाल ने क्या किया? मिहिर भोज को हराया था। और मिहिर भोज कहाँ का शासक था? तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज। मिहिर भोज को किसने हराया? तो पाल वंश के शासक देवपाल ने हराया। नेक्स्ट है, इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? मदन पाल हुआ। कौन हुआ? मदन पाल। तो पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। और जब पाल वंश का अंतिम शासक यहाँ पे बंगाल में मदन पाल हुआ, और जब मदन पाल की मृत्यु हुई तो बंगाल में किस वंश की स्थापना हुई? तो बंगाल में सेन वंश की स्थापना हुई। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल में जब पाल वंश की स्थापना, बंगाल में पाल वंश का जब समाप्ति हुआ तो बंगाल में किस वंश की स्थापना हुई? तो सेन वंश की स्थापना हुई। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं परमार वंश। परमार वंश है कहां पे? मालवा में है, एमपी में है। तो एमपी में परमार वंश है। तो यहां देखते हैं परमार वंश कहां पे? तो इसे कहते हैं मालवा का परमार वंश अर्थात एमपी। इसका संस्थापक कौन था? उपेंद्र नामक व्यक्ति था। इसने अपनी राजधानी धारा को बनाया और धारा है कहां? तो एमपी में। ठीक है। इस वंश के प्रमुख शासक कौन हुए? तो परमार वंश के अंतिम प्रमुख शासक राजा भोज हुए। सबसे इंपॉर्टेंट, राजा भोज गद्दी पर कब बैठा? 1010 ईस्वी गद्दी पर बैठा और 1055 ईस्वी तक रहा। परमार वंश के शक्तिशाली शासक राजा भोज। इसने उपाधि कौन सी धारण की? इसने उपाधि कौन सी धारण की? कविराज। और कविराज क्यों कहा जाता था? नीचे देखेंगे। ये राजा भोज ने धारा नगरी को विस्तार किया, धार नगरी को बढ़ाया, जो उसको विकसित किया। कौन? राजा भोज ने। और परमार वंश का राजधानी धारा था जो एमपी में है। इसने महाविद्यालय की स्थापना करवाई, धारा नगरी का विस्तार करवाया और महाविद्यालय की स्थापना की। किसने? राजा भोज ने। किस वंश के शासक थे? परमार वंश के शासक थे। और भोजपुर नगर बसाया, अपने ही नाम पर एक नगर बसाया जिसका नाम रखा भोजपुर। और चित्तौड़ जो एमपी में, वहां पर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज, किस वंश के शासक? परमार वंश के शासक। इसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? इसने आयुर्वेद पुस्तक लिखी। किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित, आपको पता है। तो आयुर्वेद पुस्तक लिखी राजा भोज ने। और समरांगन सूत्रधार पुस्तक लिखी। किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से संबंधित पुस्तक समरांगन सूत्रधार की रचना राजा भोज ने की। इसके दरबारी कवि कौन कौन थे? तो भास्कर भट्ट थे, दामोदर मित्र था और धन पाल था। और ये खुद कवि था, इसलिए इसे कविराज भी कहा जाता है। ये हुआ राजा भोज के बारे में। अब नेक्स्ट है क्या? राजा भोज हो गया इस वंश का इंपॉर्टेंट शासक। इस वंश का तो परमार वंश का इंपॉर्टेंट शासक राजा भोज। अब नेक्स्ट आता है गुजरात का, और ये अंतिम शासक थी राजा भोज। अब इस वंश का अंतिम शासक राजा भोज ही था। अब नेक्स्ट है कि गुजरात में जब गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हुआ तो एक नया वंश का स्थापना हुआ यही गुजरात में। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सोलंकी वंश या चालुक्य वंश। क्या पे? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश बोलो, गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। किसके पतन के बाद? गुजरात में गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद क्या किसकी स्थापना हुई? सोलंकी वंश की स्थापना हुई। और इसके संस्थापक कौन हुए? तो इसके संस्थापक हुए मूलराज प्रथम हुए। कौन हुए? मूलराज प्रथम। कब गद्दी पर बैठा? 941 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कहां पर? गुजरात में। कौन? मूलराज प्रथम। किस वंश की स्थापना की? तो गुजरात में सोलंकी वंश की स्थापना की। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? अनहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। कहां पे है? गुजरात में है। तो इस वंश को बहुत सारे नामों के नाम से जाना जाता है, जैसे अनहिलवाड़ का सोलंकी वंश, अनहिलवाड़ का चालुक्य वंश,
गुजरात का सोलंकी वंश और गुजरात का चालुक्य वंश। तो 4 नामों से इसको जानते हैं। इसके प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो इसके प्रमुख शासक भीमदेव प्रथम हुए, सबसे पहला शासक। मतलब प्रमुख शासक भीमदेव प्रथम। यह गद्दी पर कब बैठा? तो 1022 ईस्वी को गुजरात की गद्दी पर बैठा और 1064 ईस्वी तक रहा। इससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके सामंत का क्या नाम है? तो इसके सामंत का नाम है विमल शाह। तो इसके सामंत विमल शाह क्या करवाया? तो माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसके सामंत का नाम क्या? विमल शाह। किसके सामंत? तो भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह। इसने क्या करवाया? तो इसने करवाया माउंट आबू जो राजस्थान में है वहां पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? तो भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह। कौन सा वंश कराया? तो गुजरात का सोलंकी वंश। तो कौन से वंश के समय में दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण हुआ? तो सोलंकी वंश। यहां से 1 नंबर, यहां से इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसके शासनकाल में, भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। और जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है तो सोमनाथ मंदिर को लूट के चला जाता है, मंदिर को ध्वस्त भी करता है। एक तो लूट भी लेता है पूरा, बहुत सारा धन संपत्ति लूटता है और मंदिर को पूरा ध्वस्त कर देता है। अब चला भी जाता, ध्वस्त करके चल गया। और जब क्या किया, ध्वस्त करके चला गया, तब भीमदेव प्रथम ने इसका मरम्मत किया पर पूरा रूप से मरम्मत नहीं कर पाया। इतना बर्बाद कर दिया था कौन? महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया, इसका निर्माण करवाया भीमदेव प्रथम, परंतु पूरा तरह से निर्माण नहीं करा पाया। नेक्स्ट है जयसिंह सिद्धराज, गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट, विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है इसको। यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि किस सोलंकी वंश के किस शासक को विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? जयसिंह सिद्धराज। तो जयसिंह सिद्धराज को विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। कहने का अर्थ क्या? बहुत सारे विद्वान इसके दरबार में रहते थे, इसने उन लोग को आश्रय दिया था। और एक प्रसिद्ध जैन आचार्य इसके दरबार में रहते थे। इसके दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य रहते थे। कौन रहते थे? क्या नाम था? हेमचंद्र। तो हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। और जयसिंह सिद्धराज ने क्या करवाया? तो रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया। तो जयसिंह सिद्धराज विद्वानों का आश्रयदाता और रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया। इससे 2 फैक्ट बनता है। अब नेक्स्ट है कि कुमारपाल ने क्या करवाया? तो सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कुमारपाल क्या करवाया? तो जो सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था महमूद गजनवी, इसने क्या किया? उस मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया। ये जो भीमदेव प्रथम था ना, ये पूरा रूप से उसका मंदिर निर्माण नहीं करवाया। जब तोड़ दिया था तब पूरा अच्छा तरह से नहीं बना पाया। इसके बाद जब कुमारपाल आया, जो पूरा ध्वस्त किया था, उसको पूरा अंतिम रूप से अच्छा कर दिया। तो कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद क्या है? अंतिम शासक इस वंश का भीम द्वितीय। तो सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। और इसके बाद क्या होता है? जब सोलंकी वंश का पतन हो गया तो गुजरात में बघेल वंश की स्थापना होती है। तो देखिए, जब प्रतिहार वंश चल रहा था, इसका समाप्ति हुआ तो सोलंकी वंश स्टार्ट हुआ। जब सोलंकी वंश समाप्त हुआ तो वहीं पे, कहां पे? गुजरात में बघेल वंश की स्थापना होती है। और जब बंगाल में पाल वंश चल रहा था तो बंगाल में उसका पतन के बाद, मतलब पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश की स्थापना हुई। बहुत सारे फैक्ट है कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो कुमारपाल ने करवाया। तुम लोग 4 वंश देख लिए। कितना वंश देखे? 4 वंश देखे। तो बचे कौन वंश? बुंदेलखंड का चंदेल वंश, कन्नौज का गढ़वाल वंश और दिल्ली का चौहान वंश। तो इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे बस 1 मिनट के बाद। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उत्तर भारत के 4 राजवंश
गुजरात का गुर्जर प्रतिहार वंश, बंगाल का पाल वंश, परमार वंश और सोलंकी वंश। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बुंदेलखंड का चंदेल वंश, कन्नौज का गढ़वाल वंश और दिल्ली का चौहान वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चंदेल वंश, चंदेल वंश रहता कहाँ है? बुंदेलखंड कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो एमपी मध्य प्रदेश में चंदेल वंश की स्थापना होती है और कहाँ पर? बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जिजाक भुक्ती है। क्या है? जिजाक भुक्ती है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन हुए? तो नन्नुक हुए। 831 ईस्वी में बुंदेलखंड की गद्दी पर बैठे और 900 ईस्वी तक रहे। और बुंदेलखंड की चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। उपाधि कौन से धारण की नन्नुक ने? नन्नुक ने नृप और महीपति की उपाधि धारण की। बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना हुई। और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, पुराना नाम जिजाक भुक्ती था। बुंदेलखंड का संस्थापक कौन हुआ? मतलब चंदेल वंश का संस्थापक कौन हुआ? नन्नुक। इसकी कौन सी उपाधि थी? तो नृप थी और महीपति थी। इसके बाद इसकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। चंदेल वंश से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमुख शासक कौन कौन हुए? यशोवर्मन हुए, धंगदेव हुए। तो प्रमुख शासक यशोवर्मन और धंगदेव। धंगदेव ने खजुराहो से अपनी राजधानी चेंज कर ली और किसको बना ली? कालिंजर को बना ली। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि चंदेल वंश के कौन से शासक ने खजुराहो से कालिंजर अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी? तो वो था धंगदेव। और इस वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव। तो चंदेल वंश ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका पुराना नाम, बुंदेलखंड का पुराना नाम जिजाक भुक्ती। इसके संस्थापक नन्नुक। इसने अपनी राजधानी खजुराहो बनाई और खजुराहो से चेंज किसने किया? तो धंगदेव ने चेंज किया। और इस चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव। इसके बाद आता है कन्नौज का गढ़वाल वंश। कन्नौज है कहाँ? तो यूपी में है। तो कन्नौज का गढ़वाल वंश देखेंगे तो इसके संस्थापक कौन हुए? तो इसके संस्थापक चंद्रदेव हुए। कब गद्दी पर बैठा? कन्नौज गद्दी पर 1080 ईस्वी गद्दी पर बैठा। कब तक रहा? 1100 ईस्वी तक रहा। इसने अपनी राजधानी काशी को बनाया। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रदेव ने धारण की। किस वंश के शासक थे? कन्नौज वंश के शासक थे और संस्थापक थे चंद्रदेव। अब कन्नौज का गढ़वाल वंश का प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो प्रमुख शासक हुए गोविंद चंद हुए। कब गद्दी पर बैठा? तो 1114 ईस्वी गद्दी पर बैठा और 1115 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ के गद्दी पर बैठा? तो कन्नौज यूपी में। राजधानी कहाँ थी? काशी थी। इसने क्या किया? इसने पाल वंश से मगध जीता। पाल वंश कहाँ पे शासन करते थे? तो बंगाल में। और पाल वंश के संस्थापक कौन हुए? तो गोपाल हुए। तो गोपाल के बाद जितने भी शासक हुए उनसे क्या जीता? मगध जीता। कौन? गोविंद चंद्र। किस वंश के शासक थे? तो गढ़वाल वंश के शासक थे। यह शक्तिशाली शासक था। कौन? गोविंद चंद एक शक्तिशाली शासक था और विद्वान था। इसे विद्या विचार वाचस्पति भी कहते थे और हरि का अवतार भी कहा जाता था। हरि का अवतार भी कहा जाता था। तो इसे विद्या विचार वाचस्पति और हरि का अवतार भी कहा जाता था। किसे? गोविंद चंद्र। तो यहां पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासक को हरि का अवतार कहा जाता है? तो गोविंद चंद्र को हरि का अवतार कहा जाता है। यह एक विद्वान था और इसे विद्या विचार वाचस्पति भी कहते थे। नेक्स्ट है इस वंश का अंतिम शासक। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद। जयचंद्र कब गद्दी पर बैठा? कहाँ की गद्दी पर? तो कन्नौज की 1170 ईस्वी गद्दी पर बैठा और 1194 ईस्वी तक रहा। जयचंद की पुत्री का अपहरण किसने कर लिया? तो पृथ्वीराज चौहान ने कर लिया। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो जयचंद की पुत्री का अपहरण किसने किया? तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने किया। तो चंदावर का युद्ध हुआ किसके बीच में? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो जयचंद कन्नौज का अंतिम शासक था। इसकी पुत्री का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय ने कर लिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी इसके शासनकाल में आक्रमण करता है कन्नौज में। जब आक्रमण करता है तो चंदावर के मैदान में युद्ध होता है जिसे चंदावर का युद्ध कहते हैं।
किसके किसके बीच में होता है? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। मोहम्मद गौरी चंदावर का युद्ध जीत जाता है। क्या होता है? चंदावर का युद्ध कौन जीत जाता है? मोहम्मद गौरी, और जयचंद हार जाता है। और जब जयचंद हार जाता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है आंख में तीर लगने से। ठीक है। अब नेक्स्ट है दिल्ली का चौहान वंश। संस्थापक कौन हुए? वासुदेव और चहमान, और चहमान से ही इस वंश का नाम क्या पड़ा? चौहान वंश। और चौहान वंश का राजधानी कहाँ था? तो अजमेर था। यहाँ पे देख सकते हैं चौहान वंश 7 नंबर दिल्ली, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा पूरा में क्या चौहान वंश का शासन था। तो अजमेर को राजधानी बनाया। इस वंश का प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो विग्रहराज द्वितीय हुए। इसके दरबार में सोमदेव नामक कवि रहता था, जिसने क्या किया? हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की। तो इसके दरबार में सोमदेव नामक कवि रहता था, जिसने क्या रचना की? तो हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की। विग्रहराज द्वितीय के दरबार में रहता था। किस वंश का शासक था? तो दिल्ली के चौहान वंश का शासक था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। यह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1178 ईस्वी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब तक रहा? तो 1192 ईस्वी तक रहा। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान को, दोनों एक ही है। पृथ्वीराज तृतीय बोलो या पृथ्वीराज चौहान बोलो, इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि कौन थे? चंद बरदाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो चंद बरदाई थे। इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस रचना को, ये जो पृथ्वीराज रासो है, इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किस पुस्तक को कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो। किसकी रचना है? तो चंद बरदाई की रचना है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज के समय में मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। एक तो पहले से आक्रमण करता ही आ रहा है। मोहम्मद गौरी यहां पर भी आक्रमण किया था, इसके बाद लगातार आक्रमण करते रहता है। इसके बाद जब पृथ्वीराज तृतीय का शासन काल रहता है, उस समय भी आक्रमण करता है। और आक्रमण करता है तब आक्रमण करेगा तब स्वाभाविक सा युद्ध होगा। तो 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में पहला युद्ध हुआ, इसलिए इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। किसके किसके बीच में हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और तुर्क शासक मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में होता है, जिसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर युद्ध होता है तराइन के मैदान में 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध इस युद्ध को कहा जाता है। किसके किसके बीच में? वही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पर इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इस युद्ध में कौन जीत जाता है? तो मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीतता है और तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीत जाता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। और जब 1191 का तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है, तो पूरे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, इधर यूपी सारे में किसका शासन हो जाता है? तो मोहम्मद गौरी का शासन हो जाता है। तो कहते इसके हारने के बाद, मतलब तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज जब चौहान हार जाता है, तो भारतीय भूमि पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाता है। पूरे इधर हरियाणा, यूपी, इधर गुजरात, मध्य प्रदेश सारे में क्या होता है? किसका हो जाता है स्थापना? तो मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1192 का द्वितीय तराइन का युद्ध में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है भारतीय प्रदेशों में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे याद करने वाली क्या बात है कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद बरदाई, जिसने
किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो हम लोगों ने देखा आज 7 वंशों को मानचित्र में देख सकते हैं। गुजरात में गुर्जर प्रतिहार वंश, बंगाल में पाल वंश, मालवा का परमार वंश, यहाँ पे चौथा गुजरात का सोलंकी वंश, इसके बाद यहाँ पे बुंदेलखंड का चंदेल वंश, यहाँ पे कन्नौज का गढ़वाल वंश और यहाँ दिल्ली का चौहान वंश। तो इस 7 वंशों को हम लोग क्रमवार अध्ययन किए। तो आप मानचित्र के द्वारा अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। यहां से देखिए, गुजरात गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल, मालवा का परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र था। और गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। और चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक, और गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, और दिल्ली के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। तो 7 वंशों को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए। तो ये हुआ प्राचीन इतिहास पूरा खत्म। अब हम लोग प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसका क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को आप प्ले लिस्ट में 1 से जितने वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपको आने वाले वीडियो, मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होने वाली है, ताकि आने वाले वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।